बोला जा रहा है कि टू एब्सोल्यूट स्केल है ए एंड बी हैव ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टू बी डिफाइंड टू बी 200 ए एंड 300 बी, मतलब दो अलग स्केल बनाए गए हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग उसको हम लोग केल्विन में 273.16 केल्विन बोलते हैं। तो इसको स्केल ए में कितना बोला गया है केल्विन स्केल में, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पर लिया गया है। तो इसको 200 बोला गया है और बी वाले स्केल में 300 बोला गया है। ठीक है, और फिर हमें बोला गया कि अगर हम इसमें कोई टेम्परेचर मेजर करते हैं वो TA है, तो उसमें जब इसमें मेजर करेंगे TB है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा ना। तो देखो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसके 200 डिवीजन इसके 273.16 केल्विन के बराबर है, तो इसका 1 डिवीजन कितने के बराबर होगा। तो इस पे T केल्विन आएगा। तो पहली बार आ रहा है आज, क्या नाम है यस देशमुख। तो अगर 200 बराबर है 273.16 केल्विन के, तो इसका 1 डिवीजन कितने के बराबर होगा वो निकाल लेंगे। तो अगर आपने इस पे कुछ TA डिवीजन मेजर किया तो वो कितने के बराबर होगा केल्विन में, वो निकाल लोगे ना। अब यही चीज इसके साथ करोगे और TB में मेजर करोगे, दोनों को बस आपस में रिलेट करना है, दोनों स्केल को। तो आपने दोनों को केल्विन में निकाल लोगे और केल्विन में तो दोनों इक्वल कर सकते हो ना। अगर हम इसका यूज करके ये TA को केल्विन में निकाले तो हम कितना बोलेंगे 273.16 अपॉन में 200 इंटू TA, और इसका यूज करके करेंगे तो इंटू TB। तो TA TB में रिलेशन क्या आ जा रहा है TA इक्वल टू 2/3 TB ना। नहीं, ये इसको एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं जब हम लोग यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, वही चीज है वैसे, ट्रिपल पॉइंट भी उसी टाइप के। ठीक है, समझ गए हो ना क्या किया गया। और है कोई डाउट। इलस्ट्रेशन 5 का बी फिगर शोज 3 टेम्परेचर स्केल्स विद द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंडिकेटेड। ठीक है, देखो आपको ये बोला जा रहा है कि 3 स्केल बनाए गए हैं, एक X वाला स्केल, एक W वाला और एक Y वाला, और ये तीनों स्केल में टेम्परेचर मेजर किया गया 50 डिग्री X, 50 डिग्री W और 50 डिग्री Y। तो इनमें कौन ज्यादा है कौन कम है उसको ऑर्डर बताना है। तो आपको ऑर्डर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक को कोई एक स्केल में लेके आना पड़ेगा ना, तब आप कंपेयर कर पाओगे ना। 50 सेंटीग्रेड लिखा है और 50 केल्विन लिखा है तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। केल्विन को भी सेंटीग्रेड में कर ले या सेंटीग्रेड को केल्विन में कर ले तो कंपेयर करते आएगा ना। तो आपको ये 3 स्केल और स्केल के बीच में आपको रिलेशन निकालना आता है। तो X, W और Y है, तो आप X को X रहने दो, W को X में चेंज कर लो, Y को भी X में चेंज कर लो, फिर कंपेयर कर लो। सर ये वाले फॉर्मूले से क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? हाँ, उस वाले से कोई भी स्केल होगा सबके लिए वो तो कांस्टेंट होगा, तो वो लिख करके सबको रिलेट कर दो। लिखो यहाँ हो जाएगा अभी। रैंक द साइज ऑफ द डिग्री ऑन दीज स्केल ग्रेटेस्ट फर्स्ट। उसमें आपको बताना है कि इनकी जो रैंक द साइज ऑफ डिग्री ऑन दीज स्केल, साइज ऑफ डिग्री मतलब एक डिवीजन का पूछा जा रहा है कि किसका जो एक डिवीजन है वो बड़ा है, किसका छोटा है। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें, आपको देखो ये 3 स्केल दिए हुए हैं X, W, Y
फ्रीजिंग पॉइंट सब में यहाँ पे लिया गया है और इधर बॉइलिंग पॉइंट। एक्स वाले स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट को बोला गया है -20 और बॉइलिंग पॉइंट को बोला गया है 70। तो बीच में कितने डिवीजन हो गए? 90 डिवीजन। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ पे कितना है 120। तो इसमें बीच में कितने डिवीजन है? 90। इसमें भी 90 है और इसमें 90 0 90। तो इसमें भी 90 डिवीजन है ना। तो सबके जो 90 डिवीजन मतलब एक डिवीजन सबके आपस में इक्वल होंगे ना फिर। इसके भी 90, इसके भी 90 और इसके भी 90, ये आपस में इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि सबके एक डिवीजन भी आपस में इक्वल होंगे ना। तो इसमें क्या बोला गया है? सिंस द टर्म ठीक है ऑल ऑफ 3, ठीक है वही लिखा है ना। हमें साइज बताना था ना, तो इस तरह से हम उनके एक डिवीजन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हो गए। आगे और दिया था एक्सरसाइज से भी, वो तो एक ही दिया था ना। अगर देखो इसके जैसे 90 डिवीजन आता और इसके 100 डिवीजन आता तो हम वहां पे बोलते हैं 90 डिवीजन इक्वल टू 100 डिवीजन। इस स्केल का 90 और इस स्केल का 100 आपस में इक्वल है, तो उससे हम दोनों के एक एक डिवीजन के बीच में रिलेशन निकाल सकते थे ना। अगर 90 बराबर है 100 के तो 1 बराबर होगा 100/90 डिवीजन, तो ऐसे रिलेट कर देंगे ना। लेकिन यहाँ पे सबके 90 थे, इसलिए सबका इक्वल है। तो टेम्परेचर स्केल के बारे में हमने देख लिया है, टेम्परेचर को मेजर कैसे करना है वो हमने देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कैलोरीमेट्री में। ये कैलोरीमेट्री चल रहा है ना, तो उसमें हम लोग कैलोरीमेट्री का जो लॉ है वो पढ़ लें। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन लगेंगे। तो पहले बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर कैलोरीमेट्री का लॉ पढ़ेंगे। ना हम लोग देखो ये कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कैलोरीमेट्री समझने के लिए हमें पहले हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है वो देखा हमने, फिर कुछ टर्म्स देखेंगे और फिर हम लोग कैलोरीमेट्री का लॉ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन इसमें स्पेसिफिक हीट, या फिर हम इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग एस लेटर से डिनोट करेंगे। स्पेसिफिक हीट पढ़ा होगा आपने, 10th में भी सुना होगा। तो कोई बताना चाहेगा क्या होता है? बताओ, ओम बताना चाहोगे? याद नहीं। अच्छा, जो भी समझा हो कुछ। सर जहाँ पे उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अच्छा, हाँ सर, 1 डिग्री सेल्सियस एक सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने को जितना हीट लगता है थोड़ा सही है। 1 kg मिलाना, यूनिट मास और मतलब देखो ये क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? जैसे हम कोई भी बॉडी को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे ये पेन है, इस पूरे पेन को आपने जब हीट दिया तो इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ा, तो हमने वहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट डिफाइन की। कैसे डिफाइन की? इसके यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट देना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट ना। यूनिट मास और यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ना, क्योंकि मास तो कुछ भी हो सकता है बॉडी का। तो ये हम लोग बॉडी के लिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं, बॉडी जिस मटेरियल से बना है उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। दो अलग अलग बॉडी है, सेम मटेरियल के लिए से बने हैं, तो उनमें जो यूनिट मास निकाल लो और उनका यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट देना पड़ेगा वो उसका स्पेसिफिक हीट होगा। तो स्पेसिफिक हीट किसके लिए डिफाइन लेते हैं? मटेरियल के लिए, ना कि उस बॉडी के लिए।
ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमने मान लो कोई एक बॉडी ली जिसका मास m है और इसको हमने कुछ डेल्टा क्यू हीट दिया, डेल्टा क्यू हीट दिखा रहा है, तो इसका टेम्परेचर में जो चेंज आया कुछ वो डेल्टा टी आया, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ गया। तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू हीट हमने m मास को दिया है, तो यूनिट मास को कितना देते? डेल्टा क्यू बाई m ना। और यूनिट मास को जब हम इतना हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है? डेल्टा टी। तो यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना करना पड़ेगा? बाय डेल्टा टी करोगे ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में m डेल्टा टी ना, इसके नीचे रखेंगे ना। तो इसको ही हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे ना। यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ेगा। यहाँ पे m मास को डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना हीट दिया, इसलिए m से भी डिवाइड कर दिया और डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दिया। और ये डिफाइन कैसे हो गया है? स्पेसिफिक हीट बॉडी की प्रॉपर्टी होगी या बॉडी जिस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टी होगी? बॉडी जिस चीज से बना है ना, क्योंकि हम आयरन की दो अलग अलग बॉडी ले ले, दोनों में आयरन है, तो दोनों के यूनिट मास के लिए आयरन का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा वो सेम होगा ना। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कोई भी बॉडी अगर आयरन से बना है और उसका स्पेसिफिक हीट पता है तो वही हर जगह वैलिड होगा। यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी? क्यू की यूनिट एसआई यूनिट पे अगर हम देखें तो जूल, एसआई यूनिट में मास की यूनिट केजी और टेम्परेचर की केल्विन। तो यूनिट क्या हो गई एसआई यूनिट? जूल पर केजी केल्विन, ये एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस में लिखेंगे तो कैलोरी, ग्राम और सेंटीग्रेड यूज करते हैं। एक बार देखना मॉडल में क्या है, सेंटीग्रेड होगा सेल्सियस है ना, सेल्सियस ही है। सीजीएस में देखो एनर्जी के लिए तो और यूज करते हैं, लेकिन हीट के लिए कैलोरी यूज करते हैं, हीट के लिए। फिर देखो यहाँ से अगर हम m डेल्टा t को इस साइड ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा q इक्वल टू m s डेल्टा t। अगर कभी आपको m मास पता है, स्पेसिफिक हीट पता है और टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हुआ है ये पता है, तो आप निकाल सकते हो कि वहां पे आपने कितना हीट दिया होगा ना। अक्सर हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी कि एक बॉडी है, इसका स्पेसिफिक हीट इतना है, इसका मास इतना है और हमने इसका टेम्परेचर इतने डिग्री बढ़ा दिया, तो कितना हीट दिया हमने। तो जहां पे भी टेम्परेचर राइज हो रहा होगा वहां पे क्यू निकालने के लिए, क्यू मतलब कितना हीट दिया है, निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं?
ms डेल्टा t। ये रब कर दो ये वाला साइड, पीछे सबको सही दिख रहा है ना? फिर अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग सी से दिखाएंगे। नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस स्पेसिफिक हटा दिया गया ना, हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी देखो क्या होगा, ये हम लोग कोई भी बॉडी का जो मटेरियल, अभी तक स्पेसिफिक हीट किसको डिफाइन करते थे, किसके लिए? जो बॉडी के मटेरियल होते हैं उनके लिए। लेकिन हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी के लिए डिफाइन है ना। जैसे ये डस्टर है तो इसके लिए हीट कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब इस डस्टर का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही इस डस्टर की हीट कैपेसिटी होगी। तो हर एक बॉडी की अलग अलग हीट कैपेसिटी होगी, क्योंकि उसका मटेरियल अलग अलग होगा, उसका मास अलग अलग होगा। तो ऐसे हर एक बॉडी के लिए हम लोग एक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक m मास की बॉडी है और इसका स्पेसिफिक हीट S है, और इसको जब हमने डेल्टा Q हीट दिया तो इसका टेम्परेचर कुछ डेल्टा T बढ़ गया। तो आप यहाँ पे केवल क्या देखोगे कि डेल्टा Q हीट दिया तो डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा है, तो यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा ना। डेल्टा Q इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या लिखोगे, C इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यूनिट मास इस बार नहीं करेंगे ना, ये बॉडी के लिए डिफाइन होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू C डेल्टा T। अगर हमें कभी कोई बॉडी की हीट कैपेसिटी पता है तो C डेल्टा T करके हम वहां पे हीट निकाल सकते हैं। साथ में स्पेसिफिक हीट के टर्म में हमें पता है कि डेल्टा Q बराबर होता है ms डेल्टा T। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम रिलेट करें तो हम बोल सकते हैं C और S में क्या रिलेशन है, C इक्वल टू ms ना। वो ऑब्वियस है कि भाई C S जो था वो यूनिट मास के लिए था, जब पूरी बॉडी के लिए देखेंगे तो उसका मास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C इक्वल टू हो जाएगा ms। ये सेटअप करो। लास्ट टाइम गड़बड़ कराया था तुम लोगों ने सेंटीग्रेड वाले में। किसने बोला था सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड करा दिया था। ग्रेड होता है ना, तो मैंने वही तो पूछा था, तो ग्रेड करा दिया था। हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी के लिए डिफाइन है, तो पूरी बॉडी मतलब उसका मास कितना है और वो किस मटेरियल का बना है, तो वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। जबकि स्पेसिफिक हीट केवल वो किस मटेरियल का बना है इस पे डिपेंड करेगा। यूनिट वैसे इसकी भी डिफाइन कर लेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम लोग एसआई में देखेंगे तो जूल पर केल्विन, सीजीएस में देखेंगे तो कैलोरी पर सेंटीग्रेड।
ये साइड अप करो। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट भी सुना होगा, क्या होता है वो? कौन बोलना चाहेगा? सर स्टेट चेंज करते टाइम जो स्टेट चेंज करते टाइम, हाँ हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे ना। वहाँ पे प्रेशर भी हम लोग देखेंगे कितने प्रेशर पे हो रहा है। तो ये जो भी हम डिफाइन करते हैं सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 atm पे डिफाइन करते हैं ना। तो ये कैसे डिफाइन है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ सिस्टम मास। देखो यहाँ पे भी इस यूनिट के लिए डिफाइन है ना, यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ जो भी बॉडी है उसको सिस्टम बोल रहे हैं, यूनिट मास ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट 1 atm लैटेंट हीट के लिए हम लोग L सिंबल यूज करेंगे। अब हमें देखो ये पता है कि फेज चेंज दो टाइप से हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस या वेपर जो बोलते हैं। तो दो टाइप के लेटेंट हीट होंगे ना। जब सॉलिड से लिक्विड कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल के दो होंगे, एक LF होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये साइड अप करो। सब्लिमेशन के लिए ऐसे डिफाइन तो नहीं किया है लेटेंट हीट मतलब। हम लोग अभी पहला देख रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ना। तो इसमें क्या हो रहा होगा, पहले कोई बॉडी सॉलिड होगा, जब हम उसको हीट देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये सब किस टेम्परेचर पे हो रहा होगा? इसके मेल्टिंग पॉइंट पर ना। जो भी हर बॉडी का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हमें हीट देनी पड़ेगी यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए, उसको हम बोलेंगे वो उस बॉडी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं?
ये लेटेंट हीट और फ्यूजन के लिए है ना, LF के लिए। ये सेटअप करो। अगर यहाँ पे मान लो ये M मास के लिए आपने डेल्टा क्यू हीट दिया फेज चेंज करने के लिए, तो यूनिट मास के लिए कितना देना पड़ेगा? डेल्टा क्यू बाई M। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू M इंटू LF। अगर हमें मास पता है, लेटेंट हीट पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि उसके लिए कितना क्यू रिक्वायर्ड है फेज चेंज करने के लिए। जहाँ पे भी फेज चेंज हो रहा होगा वहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, Q इक्वल टू ML, और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा वहां पे Q इक्वल टू MS डेल्टा T लगाएंगे। यूनिट वैसे डिफाइन कर लेंगे, Q अपॉन में M है ना, तो जूल अपॉन में kg हो जाएगा SI यूनिट, और CGS में कैलोरी अपॉन में ग्राम। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं करता ना, जो भी हम हीट देते हैं वो सब कहाँ जाता है? फेज चेंज करने में जाता है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ाने में जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाएगा ना। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सेटअप कर दे रहा हूँ। हो गया? अब आप लोग फिर से लिख लो, मैं इसी में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ सॉलिड किया, लिक्विड कर दिया है, और मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? यूनिट मास ऑफ लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पर फेज चेंज करने के लिए जो भी हीट देना पड़ेगा उसको ही हम बोलेंगे उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर M मास के लिए हमें ये सेम यहीं पे यहाँ पे ही कर देता हूँ ना, M मास के लिए अगर डेल्टा क्यू हीट देना पड़ा तो यूनिट मास के लिए डेल्टा क्यू बाई M हो जाएगा, यूनिट वगैरह सब सेम रहेगी। जहां पे भी फेज चेंज हो रहा होगा वहां पे Q इक्वल टू ML फॉर्मूला लगाना रहेगा ना, और जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो Q इक्वल टू MS डेल्टा T ना। ये ऐसे यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
वाटर के लिए नॉर्मली हम लोग याद रखते हैं वैल्यू, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम पर ग्राम होगा ना, सेंटीग्रेड यहाँ पे नहीं होगा, इसका याद रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम ना, वाटर के लिए देख रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए होता है 80